आज हम स्टार्ट करते हैं अपना यूपी पीसीएस 2023 और आरओ एआरओ के लिए स्पेशल क्वेश्चंस, जिसमें पहला प्रश्न है कि प्रशासनिक निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऑप्शन है 323 का के अंतर्गत, 324 के अंतर्गत, 343 गा के अंतर्गत, 243 गा के अंतर्गत या फिर 343 के अंतर्गत। इसका जो सही आंसर है वह है अनुच्छेद 343 का के अंतर्गत इसको चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के द्वारा ही प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है, जिसमें 243 गा में इनकी संरचना से प्रावधान है और 343 जो गा है वो प्रशासनिक जो पंचायतें हैं उनसे संबंधित प्रावधान है और 343 जो है वो भाषा से संबंधित आयोग है। इसलिए इसका सही आंसर है वो 323 का के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है कि यह एक स्थायी सदन है। दूसरा, इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इन्हें समाप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर है कि इनमें कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। इसके अनुसार जो कथन है वो आपका दूसरा बी ऑप्शन, इसका कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें 2/3 सदस्य 2/3 सदस्य ना होकर बल्कि 1/3 सदस्य जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं। 2/3 सदस्य नहीं जो वो सदस्य ग्रहण करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। मतलब किसकी सिफारिश पर पंचायती राज का द्विस्तर आया था। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति या फिर PK थुंगन समिति। इसका जो सही आंसर है कि द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश किसने की है, तो इसका सही आंसर है अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति का जो गठन है वो 1977 में किया गया था। ठीक है, और जबकि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में की गई थी और बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर पंचायत की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग। दूसरा है अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। तीसरा, राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना। या चौथा है आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, कि बी ऑप्शन अल्पसंख्यकों की रक्षा करना मूल कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। मूल जो कर्तव्य हैं वो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में ये मूल 51 का में दिए गए हैं और इस समय 11 मूल कर्तव्य हैं। जब इन्हें शामिल किया गया था तो केवल 10 मूल कर्तव्य थे। अगला पॉइंट है कि प्रोटेम स्पीकर के संबंधों में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और दूसरा है प्रोटेम स्पीकर जो है वो सभी को शपथ दिलाता है। ऑप्शन इसके जो कथन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर जो है कि इसके कथन जो हैं वो दोनों सही हैं, मतलब A और B इसके दोनों कथन सही है, इसलिए C ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि किस अनुच्छेद के तहत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। ऑप्शन है 371H, 371G, 371 या 371I। इसका जो सही आंसर है
इसका जो सही आंसर है वो है 371I। 371I के तहत ही गोवा को लिए विशेष प्रावधान उपबंध किए गए हैं, जबकि 371 जो यच है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए किए गए हैं। 371G जो है वो मिजोरम के लिए किए गए हैं और 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए किए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें जो कुछ कथन दिए गए हैं और उनके आधार पर इसे हमें चुनना है कि पहला अभिकथन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा है राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसके अनुसार जो कथन हमारे हैं वो है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इस आधार पे हमें चुनना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो पहला हमारा कथन है वो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ये कथन हमारा पूर्णतया गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित हो, लेकिन विधानसभाओं और विधान परिषद का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। तो दूसरा कथन गलत है। तो आर कारण है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जो यह कथन कारण ये हमारा पूर्णतया सही है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य ना राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसका जो डी ऑप्शन सही है क्योंकि ए गलत है और आर कथन पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कृषि सहकारिता उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग 1969, सरकारिया आयोग 1983, पुंछी आयोग 2007 या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर है वो है बी, सरकारिया आयोग 1983। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि साधारण संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जो भाग 4 हैं वो हमारे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो प्रश्न है उसमें कौन सा कथन सही है? कि इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा है इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं। तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं या दोनों नहीं सही हैं? इसका सही आंसर है कि इस भाग के प्रावधान को किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये सही है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को राष्ट्र के संचालन में इनका मूलभूत योगदान है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किसी भी अधिक से अधिक जन कल्याण की भावना को राज्य को करने के लिए राज्य को प्रेरित करते हैं। इसलिए इनके संचालन में मूलभूत भावना होती है। इसलिए इसके ए और दो पहला और दूसरा कथन दोनों सत्य हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन है 330, 332, 337 या फिर 340। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 330। जो अनुच्छेद 330 है वह यह बताता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 47 सीटें आरक्षित हैं। मतलब कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि भारत के संविधान अनुच्छेद 17 और 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। पहला है धार्मिक समानता, दूसरा है राजनैतिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है आर्थिक। तो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सामाजिक समानता को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाता है। पहला है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन, तीसरा दंडित कैदियों की क्षमादान करना और चौथा है राज्य व केंद्र के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। इसका सही आंसर है दंडित कैदियों की जो क्षमादान करना है यह राज्य न्यायालय का कार्य नहीं है, यह राज्य का कार्य है कि दंडित कैदियों को क्षमादान करना। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, यह अधिकार केवल राज्य में केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि सूची 1 अनुच्छेद है और सूची 2 में उसके प्रावधान है। जैसे अनुच्छेद 320 क्या कहता है, अनुच्छेद 330 क्या कहता है, 323A क्या कहता है और 324 क्या कहता है। तो इस प्रावधान के मिलाने पर है 320 जो है, अनुच्छेद 320 जो है वह लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख करता है, तो इसलिए ए का ऑप्शन जो है वो तीसरा सही होगा। फिर है 330 क्या कहता है, 330 जो कहता है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है। 323A में प्रशासनिक अधिकरण है और 324 में निर्वाचन आयोग है। तो इस प्रकार सही आंसर जो है वो हमारा होगा 13 का सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि संसद के दो सदनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85 या फिर अनुच्छेद 84। इसका सही आंसर जो है वो है सी, अनुच्छेद 85, क्योंकि अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत या सत्रावसान करेगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही संसद का सत्र बुलाएगा, जिसमें दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल हो नहीं सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, महान्यायवादी को हटाना, लोकपाल के सभापति व सदस्यों को हटाना। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो आपका है सी, वो है सी ऑप्शन, क्योंकि महान्यायवादी को हटाने का कार्य राष्ट्रपति के पास है ना कि संसद के पास है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए कि पेशवा बाजीराव द्वितीय बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम सरदार था। दूसरा, सुगौली की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से है। तीसरा है सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। कथन है प्रश्न ऑप्शन है 1 और 3, 2 और 3, सी ऑप्शन 1 और 2 या फिर उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, इसका सही आंसर है ए, 1 और 3। ठीक है, सुगौली की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से नहीं हुआ था, यह हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध से। सुगौली की संधि जो है वो आंग्ल नेपाल युद्ध से अंत हुआ था। सुगौली की संधि के द्वारा ही आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था, ना कि आंग्ल अफगान युद्ध का। इसलिए दूसरा जो कथन है वो गलत है, इसलिए 1 और 3 इसके सही ऑप्शन है। अगला है निम्नलिखित
कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहिष्कृत भारत, महात्मा गांधी, दैनिक आज, शिव प्रसाद गुप्त, स्वदेश वाहिनी, के रामकृष्ण पिल्लई या न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। इसका सही आंसर है जो सुमेलित नहीं है वो है बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है वो महात्मा गांधी के द्वारा ना होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई है और इन्होंने ही, और ये इसका जो सन है वो 1927 है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। इसमें से सदस्य के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? सदस्य के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे ये बताना है। सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरदास बनर्जी, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, दोनों, क्योंकि सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी दोनों टॉमस रैले की अध्यक्षता में जो विश्वविद्यालय आयोग था इसमें ये लोग शामिल थे। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया था? 1881, 1991, 1911 या 1922 का कारखाना अधिनियम? इसका सही आंसर है वो है 1881 का कारखाना अधिनियम। अगला हमारा प्रश्न है उदासी संप्रदाय निम्न में से किस संत ने की थी? मतलब उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत ने की थी? श्रीचंद्र, निरंजन, जयनाथ या फिर चंडीदास? इसका सही आंसर है कि उदासी संप्रदाय की जो स्थापना है, उदासी संप्रदाय की स्थापना श्रीचंद्र ने की थी। और श्रीचंद्र जो हैं वो गुरु नानक के पुत्र थे। गुरु नानक ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी न घोषित करके अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी बनाया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था? ऑप्शन है आत्मसम्मान आंदोलन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हरिजन सेवक संघ या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 जिसका नाम पूर्व में अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग था। इसका सही है हरिजन सेवक संघ का जो पूर्व नाम था वह अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग था और इसकी स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। इसलिए इसका सही आंसर है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ का नाम ही अखिल भारतीय लीग था। जबकि आत्मसम्मान आंदोलन जो था वो ईवी रामास्वामी से संबंधित है और बहिष्करण हितकारिणी सभा जो है इससे भीमराव अंबेडकर संबंधित है। जबकि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो है 1925 में हुई और बहिष्करण हितकारिणी सभा का गठन 1924 में हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तुर्की भाषा में प्रवीण था। इसे जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया था और इसे इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां की उपाधि प्राप्त हुई थी। यह कथन किससे संबंधित है? फिंच, हॉकिंस, मिल्टन हॉल या फिर सर टॉमस रो? इसका सही आंसर है वह है कि जो यह कथन है वह हॉकिंस से संबंधित है। यह 1608 में हेक्टर नामक जहाज से कंपनी की तरफ से आया था और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण यह जहांगीर से मिला और इसकी भाषा फारसी प्रसिद्ध थी। फारसी के कारण यह प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, जॉन कार्टियर या फिर लॉर्ड हॉलवेल। क्वेश्चन नंबर 24 इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है जो कूट पर आधारित है। संगठन है सबसे संस्थापक कि इंडिया होम रूल की स्थापना किसने की? पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है वह इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी।
श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना मैडम कामा ने की थी। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना तारकनाथ दास ने की थी और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने की थी। इस प्रकार इसका जो क्रम लगा हुआ है वो सही है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन का पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 कि निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, इस कथन के आधार पर ही हमें चुनना है कि पहला कथन है कि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, और दूसरा है मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू कराया था। प्रश्न नंबर 26, इसका सही आंसर जो है, क्योंकि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जो आंसर है वो है कि ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया था। प्रश्न नंबर 27, ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ए बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, इसका सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? पांड्य से, चेरों से, चोलों से, या फिर राष्ट्रकूटों से। प्रश्न नंबर 28, जो सही है कि कावेरी पत्तनम का संबंध जो है वो चोलों से है, ऑप्शन सी। चोल वंश की राजधानी प्रारंभ में उरैयूर थी और बाद में पुहार थी, और पुहार को ही कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 कि प्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जो गोस्वामी तुलसीदास थे वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, लेकिन बाबर के समकालीन नहीं थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 30, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, नसरुद्दीन महमूद, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन पर बैठते ही सल्तनत काल के साम्राज्य का युग प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपके ऑप्शन है एक तरफ लेखक है, एक तरफ रचना है। विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, माधव, नकासुर विजय, जयदेव, गीत गोविंद, गंगाधर, शंकर विजय। इसका सही आंसर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है वो है शंकर विजय की, जो शंकर विजय है, शंकर विजय की रचना जो है वो गंगाधर ने ना की कर विद्यारण्य ने की थी, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी है, बाकी सही सारे सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, गुप्त संवत चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, इन्होंने ही रजत मुद्राओं का प्रचलन कराया था, और डी है ये कथन सारे कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 32, इसका जो सही है आंसर वो है इसके सारे कथन जो हैं वो सत्य हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल जो था वो 319 से 335 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है कि मामल्ल शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, मिहिर भोज, महेंद्र वर्मन, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है मामल्ल शैली का जो विकास है वो आपका नरसिंह वर्मन के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने ही मामल्ल की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसे मामल्ल शैली की शैली भी कहते हैं, और ये पल्लव वंश के राजा थे।
अगला प्रश्न है कि तैमूर के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? खिज्र खां, नसरुद्दीन महमूद, अबू बकर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑप्शन, नसरुद्दीन महमूद। तैमूर के आक्रमण के समय भारत का जो शासक था, दिल्ली का शासक जो था, वो नसरुद्दीन महमूद था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है दोहरिया का युद्ध, सरे पुल का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर चौसा का युद्ध। इसका सही आंसर है जो दोहरिया का युद्ध हुआ था वो 1532 में हुआ था। दोहरिया का जो युद्ध दोहरिया का जो युद्ध हुआ था वो 1532 में हुआ था। सर ए पुल का जो युद्ध है वो 1501 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और चौसा का जो युद्ध था वो 1539 में हुआ था। तो सही जो इसका क्रम होगा कि सबसे पहले सर ए पुल का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर दोहरिया का युद्ध और फिर चौसा का युद्ध। तो इसके अनुसार सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, 2314। अगला प्रश्न है लोदियों का राजस्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तुर्की सरदारों की समानता पर, अफगान सरदारों की समानता पर, सभी सरदारों की समानता पर या फिर राजाओं के देवीय अधिकार पर। प्रश्न नंबर 36, इसका सही आंसर है लोदी अफगान थे, इसलिए उनका राजत्व का सिद्धांत जो है अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, कथन और कारण। कि पहला कथन है कि सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। दूसरा है इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान है किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसके अनुसार इसका सही आंसर क्या है? इसका जो है इसमें सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। सॉरी, इसका ए ऑप्शन सही है कि सही इसकी व्याख्या करता है और ए आर दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं, जैन साहित्य को आगम कहते हैं और भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित हैं और भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। कूट के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? एक और चार, सॉरी कौन सा कथन असत्य है? 1 और 4, 1 और 3 और 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 38, इसका सही आंसर है वो आपका है डी कि प्रश्न कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है, सारे कथन जो हैं सत्य। अगला प्रश्न है बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के लिए 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, जोनाथन डंकन या फिर राधाकांत देव। इसका जो सही आंसर है वो आपका है जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन के द्वारा ही संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में हिंदू कानून और दर्शन के लिए की गई थी और राजा राम मोहन और डेविड ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज भी बना था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसका गठन वर्ष 1918 में अवध में हुआ था, इसके कौन सा एक संबंधित नहीं है? ऑप्शन है इंद्र नारायण द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या फिर गौरी शंकर मिश्रा। इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि किसान अवध की उत्तर प्रदेश किसान सभा से गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ही 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है वायसराय वेवेल द्वारा 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद या फिर महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है
वो है सी ऑप्शन, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने इसका किया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे? पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। सर स्टेफोर्ड, एवी अलेक्जेंडर या लॉर्ड वेबल। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर या लॉर्ड रिपन। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कि मध्यकालीन संत है, उनके कार्य क्षेत्र जैसे शंकर देव असम से संबंधित है, मलूक दास राजस्थान से, नरसिंह मेहता गुजरात से और नामदेव महाराष्ट्र से। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है वो है मलूक दास। जो मलूक दास हैं इनका जो क्षेत्र है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है, पूर्वी यूपी रहा है, ठीक है, ना कि राजस्थान, इसलिए हमारा आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम घटनाओं में से कौन से अंतिम स्थान पर है? सती प्रथा का प्रतिबंध, रॉलेट अधिनियम, वुड्स डिस्पैच और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके अनुसार जो है सती प्रथा जो है वो 1829 में हुई, रॉलेट अधिनियम 1919 में हुआ, वुड डिस्पैच 1854 में हुआ और वर्नाक्यूलर 1878 में हुआ। इस प्रकार जो सबसे लास्ट में घटना हुई थी वो आपकी रॉलेट अधिनियम हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है कि रॉलेट अधिनियम 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? इसके जैसे आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था सही उसका है 1775 से 1782, तो ये मिलान सही है पहला। दूसरा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये हुआ था 1824 से 1826। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 से 1793 हुआ था और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था 1848 से 1849 हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किसने कहा था भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद? किसने कहा था भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद एक ही अर्थ है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष और मदन मोहन मालवीय। मतलब किसने कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद या इंकलाब जिंदाबाद? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि भगत सिंह का मानना था व्यक्तिगत प्रयास से क्रांति नहीं लाई जा सकती, व्यापक जन आंदोलन ही क्रांति का माध्यम हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खेड़ा सत्याग्रह। इसका सही आंसर है वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोग एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है? रेबीज, मेनिंजाइटिस, टिटनेस या फिर पोलियो। इसका जो सही आंसर जो है वो है मेनिंजाइटिस, कि मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की बीमारी है, ठीक है, जिसमें मेनिंजिस नामक झिल्ली में सूजन आ जाती है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का श्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है? ऑप्शन है एलर्जी के समय, कुष्ठ रोग के समय, कोरोना के समय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो है एलर्जी के समय। एलर्जी के समय इसका श्रावण अधिक हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है जो आज का आखिरी प्रश्न है कि मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार संबंधित है? शारीरिक रोध में, साइटोकिन रोध में, कायकी रोध में या कोशिकी रोध में? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, कायकी रोग में,
क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा होती है। इसे प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है और मुख में लार बनना, आँखों में आंसू, आमाशय में अम्ल कायकी रोध के उदाहरण है, जो सहज प्रतिरक्षा का एक प्रकार है। ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न, जो पार्ट 1 था। बाकी के क्वेश्चंस हम कल हल करने का प्रयास करेंगे।